पीढ़ी है, कम से कम मेरी शक्ल नहीं देखा तो मेरा नाम तो सब जानते हैं। और आप ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर पर हीरालाल अलावा कोई बंदा है और आदिवासियों के जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहा है, पूरा देश जानता है इस चीज के लिए। और पिछले 10 सालों के संघर्ष को आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे जमीनी स्तर के माध्यम से, आप सभी युवा भली भांति इस चीज से परिचित है। और मेरी लड़ाई का तरीका, लड़ाई लड़ने का तरीका मेरा अपना है। और जिस तरीके से मैंने ये संवैधानिक लड़ाई लड़ी और जहां तक मैं आज यहां पहुंचा हूं, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। जिस पार्टी में हूं, कांग्रेस पार्टी तो छोड़ो, विपक्षी जो बीजेपी पार्टी का भी आदमी उंगली नहीं उठा सकता है आज के तारीख में मेरे ऊपर। और हमेशा मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि लड़ाई मुद्दों की होना चाहिए, विचारों की होना चाहिए, लेकिन लड़ाई विचारधारा से हटकर हमारे यहां लड़ाई व्यक्तिगत आ जाती है। और जब जहां व्यक्तिगत लड़ाई आती तो वहां पर कभी समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि लड़ाई की दिशा और दशा ही बदल चुकी है। हमारी लड़ाई क्या थी? मुद्दों की, और हम कहां आ गए? व्यक्तिगत। तो हम सब युवाओं को मुद्दों की लड़ाई पर हमारी सारी ताकत लगाना चाहिए। आप विरोध करो, सबको अधिकार है विरोध करने का। इस बात का विरोध करो कि हीरा अलावा तूने आज तक नेता बन गया तो 5वीं अनुसूची की बात क्यों नहीं करी? ये तो कोई नहीं बोलता भाई। जहां पर जिन अधिकारों को हम नहीं उठा पा रहे हैं, उस बात को लेकर विरोध करो, क्योंकि हमारी लड़ाई क्या मुद्दों की है। लेकिन मुद्दों की लड़ाई, हमारी लड़ाई क्या शेड्यूल 5 की है, जो हमें जल जंगल जमीन का अधिकार देते। हमारे पुरखे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो बोलते थे, उन्होंने नारा दे रहा था कि जल जंगल जमीन हमारा। हम पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? 5वीं अनुसूची हमारी, क्योंकि 5वीं अनुसूची हमको जल का अधिकार देती है, जमीन का अधिकार देती है, जंगल का अधिकार देती है। इसलिए हमने संवैधानिक तरीके से घुमा फिरा के 5वीं 6वीं अनुसूची में उस बात को सीमित कर दिया। जब पढ़े लिखे नहीं थे हमारे पुरखे, अंग्रेजों के समय में भी बिरसा मुंडा, टंडा बिल, जब अनुसूची 5 अनुसूची 6 भी नहीं बने थे अंग्रेजी शासन काल में, उस समय अनुसूची 5 को एक्सक्लूडेड एरिया कहते थे, अनुसूची 6 को एक्सक्लूडेड एरिया कहते थे, और अनुसूची 6 को, अनुसूची 5 को पार्शियली एक्सक्लूडेड, बहिष्कृत और आंशिक बहिष्कृत एरिया कहते थे। मतलब ऐसे एरिया जहां पर बाहरी दखलंदाजी नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता, न शासन प्रशासन करेगा उनकी मर्जी के बिना। दूसरी बात, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई। देखो पार्टियां सब कोई न कोई, आप सभी 20 साल 18 साल से ऊपर के युवा हैं, चुनाव आते हैं तो किसी न किसी को वोट तो देते हैं, हाथ के पंजे को, कमल के फूल को, या निर्दलीय को, या अपना कोई साथी होता है उसको वोट देते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई विचारधारा की। विचारधारा क्या? उदाहरण के तौर पे, जैसे आज एक पार्टी बीजेपी है जिसकी अपनी विचारधारा है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेके चलती है, और उन उद्योगपतियों की विचारधारा है कि सब हमारे ही कब्जे में होना चाहिए। मतलब उद्योगपति ये चाहता है कि सब कुछ एक ही दुकान से खरीदा जाए। उदाहरण के तौर पे धार जिले में छोटी छोटी किराना की दुकान नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी सब्जियों की दुकान नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक दुकान हो, उसी दुकान से उनका कहना है कि हम तो तुम्हारे यहाँ घर पे भी तुम मंगाओगे तो हम भेज देंगे, लेकिन खरीदो हमारे से। इसमें फायदा किसको हो रहा? सिर्फ उस आदमी को हो रहा जिसकी दुकान है, जिसका जो मालिक है, ये उद्योगपति का कंसेप्ट। एक दूसरी विचारधारा क्या कहती है? नहीं, थोड़ा 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 सबके पास हो, सब हर गली मोहल्ले में अपना अपना दुकान हो, व्यवसाय हो, ताकि कोई भी दुकान वाला बेचेगा, व्यवसाय करेगा तो उसको फायदा किसको होगा? उस व्यक्ति को होगा।
एक केंद्रीकृत और एक दूसरी विकेंद्रीकृत। तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि सबको थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए, सबके होना चाहिए। लेकिन आज मैं तो किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, आज सभी पार्टियों का अगर मोटा मोटा कैलकुलेशन लगाया जाए तो उद्योगपतियों का फायदा करने की तरफ जाती है, क्योंकि गरीबों का और आदिवासी इसीलिए आज हम लोग आगे नहीं बढ़े। भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और संविधान में हक और अधिकार तो इतने दिए कि अगर जो संविधान में मिले अधिकार अगर अपन मिल जाते तो आज अपन लोग भी बड़े बड़े उद्योगपति होते, बड़े बड़े करोड़पति होते, बड़े बड़े संसाधन कारखाने अपने पास होते। लेकिन आज धार जिला छोड़ो, पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा उद्योगपति, आदिवासी उद्योगपति नहीं होगा जिसका 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो साल भर का। बताओ कोई भी उद्योगपति है क्या? क्योंकि हमको ऐसा नहीं कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते, ऐसा इसलिए कि हमको अवसर ही नहीं दिया गया, हमको मौका ही नहीं दिया गया। आज सरकार योजना बना देती है, कहती है कि आपको 1 करोड़ का लोन दे रहे, 5 करोड़ का लोन दे रहे, लेकिन जब लोन लेने जाते हैं तो वो लोग बैंक गारंटी मांगते। 1 करोड़ के पीछे 20 लाख की ब्याज बैंक गारंटी अगर होती 20 लाख रुपए तो आदमी तुम्हारे पास लोन लेते क्यों आता? तो यहाँ सवाल मंशा का, मतलब सरकार योजना बनाती है लेकिन फायदा नहीं देना चाहती, मतलब दिखाने के लिए कागजों में है योजना 1 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, लेकिन जब आप लोन लेने जाओगे तो आपको लोन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। सच्चाई बोल रहा हूं नहीं बोल रहा, बताओ मुझे, सहमत हो मेरी बात से? किसी को 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का लोन दिया? धार जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं दिया। 1-8 करोड़ किसी को मिल गया होगा गलती से, तो ये मनसा की बात। अब मैं अभी किसी साथी ने बोला था कि हीरा अलावा जी के बाल सफेद हो गए। वास्तव में मैंने डाई करा रखा है, नहीं तो 100% तो नहीं पर 50% कुछ धोले हो गए। और बाल धोले इसलिए नहीं हुए, वो चप्पल से जगह जगह में घाट घाट का पानी पिया। और आज जो बातें बोल रहा हूँ हवा फायर में नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज प्रैक्टिकल है। अब तुम गहराई में अभी भी हमारे बहुत सारे शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने PhD कर रखी। और मैं बात इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आने वाले समय में संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे तो ही हम बचे पाएंगे, वरना अभी नक्सलियों के नाम पे रोज आदिवासियों को मार दिया जा रहा है। अभी कल परसों बालाघाट में 4 महिलाओं को नक्सलियों को गोली से मार दिया, इत्यादि नामधारी थी। छत्तीसगढ़ में अभी तक 200-500 लोगों को मार दिया है, सब आदिवासी थे, मारे जा रहे हैं। हम भी अगर इसी तरीके से लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हथियार दिया, अगर उस तरीके से लड़ेंगे तो कम से कम मरने की बजाय संघर्ष करेंगे। और संघर्ष करेंगे तो सरकार बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ तो देगी। आज विधायक बन के संसद के भीतर, सदन के भीतर, विधानसभा में नहीं होता तो मध्य प्रदेश में पैसा नहीं होता, ये बात बता चुका। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि मुद्दे आधारित हमारी लड़ाई होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, मैं जयेश के बारे में बताना चाहता हूं कि आज आप सबको, मुझे भी, हम सबको अगर इज्जत मिल रही है आदिवासी के नाम पे तो सिर्फ जयेश के कारण। क्योंकि जयेश मतलब एक पढ़े लिखे संगठित युवाओं का एक संगठित ग्रुप, एक समूह जो सरकार को चैलेंज करता है। देखो संगठन तो मध्य प्रदेश में कई आदिवासी संगठन है, कोई बीजेपी के है, कोई कांग्रेस के है, कोई स्वतंत्र भी है, कई है, लेकिन सरकार को चैलेंज सिर्फ देश प्रदेश में एकमात्र जयेश संगठन करता है, खुले तौर पे आर तो इसीलिए इज्जत किसकी बढ़ी? जयेश की बढ़ी। और जयेश मतलब हम जो सब, आप सब युवा बड़े हुए पीले गमछे के कारण। अरे पीले गमछे का खौफ इतना है कि आप कहीं पे भी दुकान पे जाके चाय पियो तो सामने वाला सम्मान के साथ नमस्कार करते हुए चाय पिलाएगा। इससे पहले भाई दारू पी के भले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपका सम्मान में कमी है। इससे पहले आदिवासी मतलब बिखरा हुआ समाज, आपस में लड़ने वाला समाज, टांग खिंचाने वाला समाज, मजदूरी करने वाला समाज, ऐसी सोच थी ना। लेकिन जब से जयेश आया तो एक संदेश गया कि ये लड़ाकू समाज, ये लड़ता है,
ये संघर्ष करता है, बात नहीं मानी तो धरने में बैठ जाएंगे। प्रशासन के अधिकारी डरते हैं, सरकार डरती है। ये देश की सबसे बड़ी ताकत आप सब जानते हैं कि जयेश हमेशा संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ता है। इक्का दुक्का लोग कुछ उटपटांग करते रहते हैं, इक्का दुक्का लोग धर्म के खिलाफ भी बोलते रहते हैं। तो संवैधानिक लड़ाई लड़ने का मैसेज जाने का मकसद है कि अधिकारी भी समाज से कम बात करता, पहले नहीं करते थे। पहले तो हमारे लोग ज्ञापन थाने तक या तहसील तक या जिले तक ज्ञापन भी नहीं देते थे। बताओ जयेश से पहले कितने ज्ञापन होते थे? नहीं के बराबर ज्ञापन जाते थे। तो जयेश संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ा, आगे आप लोग एकजुट हुए और सोशल मीडिया के माध्यम से संगठित हुए, एक मैसेज गया। तो आज ताकत किसकी बड़ी? युवाओं की और साथ साथ में हमारे समाज की। कि नहीं यार, आज भगोरे के बारे में पत्रकार ने गलत लिख दिया तो सोशल मीडिया पे अभियान चल गया, अभी ज्ञापन भी देंगे युवा। तो ये एक देश की ताकत है। पिछले कुछ चुनाव में आप लोगों ने देखा है, एक मैं अपने बारे में बता रहा हूं। लोग बोलते हैं कि हीरा लावा तो पिछले दरवाजे से राजनीति में चले गया, तुमको क्या मिला? ये ढेका। मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं करे भाई। मतलब मैं एकदम से विधायक बन गया, ये भी बहुत सारे लोगों को लगा कि ये तो एकदम से विधायक बन गया, हमें अरे ऐसे मुकाबले गलती से नहीं, एकदम से नहीं बना भाई। उसके लिए लंबा 10 साल पहले संघर्ष किया, जमीन पे संघर्ष किया, आप लोगों के दिमाग तक पहुंचा। भले सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा, लेकिन पहुंचा तो सही। वो पीछे का हिस्ट्री लोग नहीं जानते। तो मेरे चक्कर में आके कई लोग मैदान में उतर गए थे। लड़े, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव लड़ना और जीतना उसमें अंतर है। मैं तो चाहता हूं कि युवा लड़े और जीते, नए युवा। क्योंकि देखो मेरा मकसद था कि नए युवा, मैं बार लिखता हूं, नया युवा नेतृत्व। अभी नेतृत्व तो कौन सा है? जो आजादी से पहले जिनके बाप दादा जागीरदार थे, आजाद भारत में वही लोग विधायक सांसद का टिकट पाए, और उनके बाद उनके बेटे विधायक सांसद का टिकट पा रहे। समाज में नॉर्मल समाज से पैदा हुए, कभी आदिवासियों को टिकट मिला, कभी कोई गुंजाइश है? अभी उदाहरण के तौर पर मैं बदनावर की बात करना चाहता हूँ। बदनावर वाले साथियों ने कहा कि हीरा लाल उस समय आए थे, बहुत एकजुट थे, साथियों में आया था, एकजुट था, और मैं चाहता था कि वहां से विधायक बना दो, लेकिन तुम लोगों ने मेरा विरोध शुरू कर दिया। यही हुआ ना, लोगों ने भड़का दिया। भाई मुझे पता था कि वहां पे 80% आबादी आदिवासियों की बदनावर विधानसभा है कि नहीं है? और आदिवासी 80% एकजुट होगा, किसी आरक्षण की भी जरूरत नहीं, तुम विधायक रहोगे वहां पे। जहां पर 80% आबादी है वहां पे आरक्षण की क्या जरूरत है? वहां पे लेकिन हमको एकजुट होना है, संगठित होना है। लोगों ने भड़काया कि विधायक ऐसा, हीरा लाल वैसा, तो मेरा विरोध शुरू कर दे। जहां थे वही हो। आज सुनते बात मानते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूं 2023 छोड़ो, 2018 में हम विधायक बन गए। लेकिन हम लोग आपस में विरोध, एक दूसरे की टांग खींचा। तो मेरा मकसद है कि समाज संगठित हो, एकजुट हो। और विधायक इसलिए मैं बनाना चाह रहा हूं, मैं इसलिए बोलता हूं विधायक सांसद बनो, क्योंकि देखिए जब तक किसी संवैधानिक मंच पर जाकर नहीं बात रखोगे तो ये जो संवैधानिक व्यवस्था है वो आपको महत्व नहीं देगी, ना आपकी बातों को महत्व देगी, ना आपकी बातों को सुनेगी। लेकिन आप संवैधानिक मंच पे जाके बोलोगे, एक एक शब्द आपका इतिहास बनता है, एक शब्द आपका रिकॉर्ड होता है, एक शब्द लिखा जाता है। हीरा लावा ने विधानसभा में जो बातें बोली, जो वो ऑन रिकॉर्डेड हो गई, वो वीडियो कभी इतिहास में मिटेंगे नहीं। आने वाली पीढ़ी जिनको भी नेता बनना है वो भाषण सुनेंगे, यार ऐसा विधानसभा में जाएंगे तो ऐसा भाषण देंगे, ऐसा बोलेंगे, ये प्रेरणा होता है। तो संवैधानिक तरीके से आप पद पर रहकर लड़ाई लड़ोगे तो सरकार सुनेगी, सिस्टम सुनेगी। पर अगर हम बोलेंगे कि यार बंदूक से मार देंगे, ये कर देंगे, कितने लोग को मारोगे? नक्सलवादी अभी तक यही कर रहे थे, अभी कैसे मारे जा रहे हैं? कौन बचा रहा उनके पक्ष में? छत्तीसगढ़ का चाहे मध्य प्रदेश का जो भी मारा जा रहा है, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट तक नहीं लिखता, क्योंकि वो असंवैधानिक गतिविधियों में आ जाते हैं। तो आप संवैधानिक गतिविधि करोगे तो पूरा समाज, आदिवासी नहीं गैर आदिवासी भी आपके साथ में कूद जाएगा आपके समर्थन में। लेकिन लड़ाई संवैधानिक तरीके की होनी चाहिए। तो इस बात का आप लोग सभी युवा ध्यान रखें। और ये साथियों, आप लोग इसको अन्यथा मत लेना, ये भाषण नहीं है, मेरा सुझाव। आप लोग इसको गंभीरता से इस पे सोचना, चिंतन मंथन करना। एक और बात बीच में हमारे साथी ने बोला था कि विधायक जी, आप जो आदिवासी लड़कियां
दूसरी जातियों में शादियां करती है, उस पर रोक लगवाने के लिए आवाज उठा। बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं, क्योंकि आज आदिवासी लड़कियां अन्य समाज में जाके शादियां कर रही हैं, चाहे भेड़ा फुसला के कर रही है, चाहे हमारे समाज के लोग थोड़े से पैसे और धन के लालच में कर रहे हैं, लेकिन आज उस लड़की को सरपंच बनाया जा रहा है, उस लड़की को जिला पंचायत सदस्य बनाया जा रहा है, उस लड़की को जनपद सदस्य बनाया जा रहा है, उस लड़की को जो गैर आदिवासी शादी कर ली, उस लड़की को विधायक बनाया जा रहा है, उस लड़की को सांसद बनाया जा रहा है। जो संविधान में राजनीतिक आरक्षण मिला उसका खुलेआम चीरहरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो उसका विरोध किसको करना चाहिए? समाज को करना चाहिए। लेकिन हमारा समाज अभी एक व्यक्ति ने बोली, मैं तो चाहता था, ये सुनना चाहता था कि जितने भी व्यक्ति ने भाषण दिए, हर व्यक्ति ने भाषण दिए, भाषण में ये बात जिक्र होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो दूसरा वो राजनीतिक आरक्षण को छोड़ो, जितने भी सरकारी योजनाएं जो करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की बन रही, उसका फायदा कौन ले रहे? पेट्रोल पंप हो, गाड़ियां हो, उद्योगों के लोन हो, सब वही ले रहे। अपने समाज को कुछ नहीं मिल रहा जो वास्तव में आदिवासी। तो हमको सबको मिलकर विरोध किसका करना चाहिए? जो हमारे समाज की लड़कियां बेटियां दूसरे समाज में शादी कर रहे हैं, आरक्षण का फायदा दूसरा उठा रहे, उस चीज का विरोध समाज को करना चाहिए। क्योंकि यही स्थिति रही तो अपना हम तो विधायक रहेंगे, तो सांसद रहेंगे, कानून के अपने फेवर में बना लेंगे वो। लेकिन इसकी शुरुआत हम आप सबको मिलकर करना चाहिए। इसको सिर्फ हीरा अलावा नहीं, पूरा समाज, पूरा देश देखे कि वहां को इस पे चिंतन मंथन करना चाहिए। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, हम लोग को बहुत सारे युवा है, बहुत जोशीला जोशीला भाषण देते हैं और ऐसा भाषण देते हैं कि भाई आग ही लगा देना, बाहुबल जिंदाबाद, ये ढेका ढेका, ठीक है, जोश भरना अलग बात है। लेकिन देखिए, हमको जो वर्तमान में जो मिला हुआ, सबसे पहले जो संविधान में मिला हुआ, उसको ले कैसे, उसको हासिल कैसे कर सकते हैं, उसकी हमारी लड़ाई होती है। जो संविधान में है ही नहीं, जो मिला हुआ है कि हमको लेना है, उसको हम लेना चाहते हैं, और जो है उसमें किसी का ध्यान नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का एक साजिश। भाई उदाहरण के तौर पे जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने विपरीत परिस्थिति में हमको दे दिया, अनुसूची 5 दी, अनुसूची 6 दी, उसकी बात हम बहुत कम करते हैं। लेकिन वो अनुसूची 5 और 6 के बाद कोई नई चीजें, उसकी हम बहुत राशि जिक्र करते हैं। आज बताओ, उदाहरण के तौर पे अभी एक भाई ने कहा कि हमारे इतने विधायक है, हमारे इतने सांसद है, लेकिन जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे एक सामुदायिक भवन नहीं है। आप बताओ कि हमारा समाज इतनी बहुसंख्या में होने के बावजूद भी हम इतना एक सामुदायिक भवन नहीं बनवा सकते हैं, सामुदायिक भवन सरकार से नहीं ले सकते। तो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े अधिकार है, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, उसको कैसे ले पाओ? सामुदायिक भवन में बहुत बड़ी बात है क्या? फिर भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा विधायक वहां जाके मांग नहीं कर रहा है, तुम्हारा विधायक उसकी बात संसद में, विधानसभा सांसद वहां में नहीं बात कर रहा है। अगर बात करते तो आपको वो मिलता, लेकिन बात नहीं कर रहे। अब हमको जो ऐसी चीजें मांग रहे हैं जो संभव नहीं है, वो कौन बोलेगा? जब तक वहां नहीं लड़ोगे, जब तक बिल नहीं आएगा, कानून नहीं बनेगा, तब तक आपको कैसी मिल जाएगी चीजें? प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, इसको नेता मत देना। तो अपने को जो पहले से जो अधिकार मिले हुए संविधान में, उसको हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। कम से कम जो जंगल जमीन हमारे पास है, वो तो नहीं छीन पाए। आज अनुसूची 5 पूरी तरह इंप्लीमेंट हो जाएगी, पैसा इंप्लीमेंट पूरी तरह होगा, तो ये अभी 36 लाख हेक्टेयर जो सब जमीन लेने के लिए सरकार में नोटिस जारी किया, ये ले पाएगी क्या? संभव ही नहीं है। अभी एक भाई ने कहा कि बदलाव में 17,000 हेक्टेयर जमीन ले ली। वास्तव में जमीन ले ली, लेकिन वहां रोजगार देने की बात आएगी, भले कि जब तक कंपनी नियम नहीं बनाएगी, कानून नहीं बनाएगी सरकार, तब तक वहां रोजगार स्थानीय युवाओं को कैसे मिलेगा? जिले के लोग कैसे, जब सरकार ने तो कुछ बनाएगी? क्योंकि उनकी तो विचारधारा क्या है? उद्योगपति को फायदा पहुंचाना, और जमीन चाहिए तो आदिवासियों की। एक और किसी भाई ने कहा कि आज स्कूल बन रही, रोड बन रही, हमारे पास आदिवासियों के पास 1 मिनट लिखा है। वास्तव में 5 करोड़ 10 करोड़ बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे जिले में,
जिले में नहीं पूरे मध्य प्रदेश की बात तो करो, एक भी व्यक्ति के पास ठेकेदारी का टेंडर नहीं। तो हमको सबसे पहले किसके लिए लड़ना चाहिए? टेंडरों के लिए लड़ना चाहिए कि भाई आदिवासी जिलों में आदिवासियों को टेंडर दिया जाए। हमारा समाज आगे कब आएगा? जब हमारा युवा ठेकेदारी भी करेगा, हमारा युवा को रोजगार मिलेगा। हमारा युवा आज ये आदिवासी ठेकेदार बनेगा तो 50 लोगों को रोजगार देगा, लेकिन हम उसकी तो मांग कर ही नहीं रहे। मतलब इक्का दुक्का करने से भी हमें समाज को एकजुट होकर करना पड़ेगा। आज दारू के ठेके उदाहरण के तौर पे धार जामा बड़वानी खरगोन और करोड़ों रुपए के 1200-1500 करोड़ रुपए के ठेके हो रहे जिले जिले में। हमारे धार जिले का ठेका 1500-2000-2500 करोड़ का ठेका, अलीराजपुर जिले का ऐसा, झाबा जिले का 2000 करोड़ का ठेके, लेकिन आदिवासी को एक तो नहीं मिलेगा। सवाल यह नहीं है कि हम ले नहीं सकते, अगर अवसर मिलेगा आदिवासियों को तो आदिवासी क्यों नहीं ले सकते? आदिवासी क्यों नहीं आगे आ सकते? नहीं भैया, आदिवासी का नाम सही है, ठेका दूसरा चला रहा है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा चला रहा है ठेका आदिवासी, कागजों में सब हमारे नाम से चल रहा है, लेकिन फायदा कौन उठा रहा? दूसरे उठा रहा। जैसे सरपंच चल रहे आदिवासी के नाम पे, लेकिन चला कौन रहा? दूसरा। अभी मेरा क्या विरोध था पहले चुनाव में, जब वहां पे ऐसा विधायक चाहिए जो चलाए कौन? दूसरे। और हीरा अलावा ऐसा विधायक जो खुद चलता, दूसरों के इशारे में नहीं चलता, तो उनको तकलीफ हीरा अलावा है। आज बनावर के कई साथी, आज हमारे नर्मदा पट्टी में कौन आदिवासी सरपंच है पता ही नहीं। सब आदिवासी लड़कियों से शादी करी, सरपंच बना लिया, चला वही नहीं 5 साल। उस बात पे समाज को कभी दिक्कत नहीं हुई। आदिवासी लड़कियों की शादी दूसरी जगह कर रहे, आरक्षण का चीर हरण होना, राजनीति का चीर होना, समाज को दिक्कत नहीं होती है। गंभीर सही है, इसमें हमारे युवाओं को काम करना होगा अगर समाज को आगे बढ़ाना है। और नहीं बढ़ाना है तो हम लोग बधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे, और जो संविधान में थोड़ा बहुत मिला वो खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में संविधान में भी बार बार संशोधन होते रहता है, न जाने कब हमारा संशोधन हो जाए संविधान में आदिवासियों के लिए। जैसे अभी सरकार 36 लाख हेक्टेयर जमीन देने वाले संशोधन ही करेगी, लेकिन विरोध भले आपके विधायक सांसद गूंगे हो, लेकिन जगाने की जिम्मेदारी किसकी है? समाज की है। अगर समाज खड़ा हो गया उनके खिलाफ तो उनकी हिम्मत नहीं कि आपके खिलाफ आपके लिए आवाज उठाए, लेकिन आपको जगना पड़ेगा। पीतमपुर वाले मामले में देखो, सरकार, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबने बोल दिया कि कचरा यही जलेगा, लेकिन फिर भी समाज खड़ा हो गया उसके कचरा कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ। तो वो जिस तारीख को जलना था 2 महीने ट्रक में खड़े खड़े हो गया, लेकिन जला नहीं पा रहे। ये होती विरोध की ताकत, ये होती समाज की ताकत। तो एकजुट होकर लड़ना तो पड़ेगा। एक और भाई ने बात कही कि मांडू में जैसे पर्यटन, आदिवासी के एक भी होटल नहीं है, आदिवासी की जमीन दूसरे ले रहे हैं। ये सिर्फ मांडू की बात नहीं है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व बन रहे हैं, वहां पे मध्य प्रदेश में एक भी आदिवासियों को रिजर्व नहीं दिया गया है, एक भी आदिवासी के होटल नहीं खोले गए, सारे दूसरे बड़े बड़े उद्योगपति ले रहे हैं न रोजगार। तो इसका भी विरोध हमारे युवाओं को करना पड़ेगा, बाहर भगाना पड़ेगा इनको। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, जब तक अपने क्षेत्रों से नहीं भगाएंगे बदमाशों को, लड़ेंगे नहीं। हमारी लड़ाई यह होनी चाहिए, आप एकजुट होकर लड़ेंगे तो सरकार मजबूर होगी, आपको रोजगार भी देगी, आपको जमीन भी देगी, और आपको बिजनेस के लिए अवसर भी देगी। लेकिन उसके लिए देखो पार्टियां वार्टियां कोई कुछ नहीं करने वाली। जो कुछ पाना है अपने दम पे पाना है, जो कुछ लेना है लड़ के लेना है। फ्री पकड़ में आज के जमाने में जब हमें कुछ नहीं मिलेगा, और जब अंग्रेजी शासन काल में बिरसा मुंडा, टंटिया मामा जैसे योद्धा ने लड़ के छाती पे चढ़ के ले लिया, आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी का युग है, एक मैसेज में हजारों युवा इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम लड़ने से कभी पीछे नहीं हटे। तो जो कुछ लेना है लड़ के ले हम लोग। हाँ, एक और इज्जत की बात कर रहा हूं, तो आज जेएस के कारण, ये बात बोल चुका हूं लेकिन रिपीट कर रहा हूं, जेएस के कारण राजनीति, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आदिवासी नेताओं की इज्जत बढ़ी है, उनसे पूछ लेना। जेएस से पहले आदिवासी कांग्रेस में नेता होते, बीजेपी में कोई नहीं पूछता था, मंच पर बिठाते नहीं थे। आज कितना सम्मान मिल रहा है, वो पकड़ा रहे हैं, और मुझे बोलते हैं हीरा बाबा जी आपके कारण हमको इज्जत मिल रही, मुझे बोलते हैं। तो आप सोचो, अभी
बहुत सारे पार्टियों में है, पार्टियों से बंधे हुए हैं। अभी जंगल वाला मुद्दा है, अभी प्राइवेट ठेके में कंपनी को दे रही सरकार। आपको बताऊं, हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर वो धार, छावा, बरवानी, खरगोन से माइग्रेट हो गए। 70 साल पहले, 60 साल पहले उनके दादा परदादा चले गए, तो चले तो गए, लेकिन आज तक उनको रिकॉर्ड में पट्टा नहीं मिला हो। अगर ये वे वही जमीन है 36 लाख हेक्टेयर जो जमीन हमारे धार, छावा, बरवानी से उधर गए हुए हैं, रायसेन में बसे हैं, बुधनी में बसे हैं, आपके श्योपुर, विजयपुर में बसे हैं, गुना जिले में बसे हैं, उनको सबको भगाएगी सरकार। क्योंकि वो प्राइवेट ठेके में उद्योगपति को चल जाएगी, वो प्राइवेट सेना लगाएगा, पुलिस लगाएगा, सब कुछ करेगा। तो हमको इस मुद्दे को, जैसे हमारे भाई ने कहा है कि 28 तारीख को प्रत्येक जिले में ज्ञापन देना होगा, ये अपने लिए नहीं है, अपने समाज के लिए है। अगर जंगलों का निजीकरण कर दिया तो हमारे लाखों करोड़ों आदिवासी जो गुना, बमोरी, अलग अलग जिनको पट्टे नहीं मिले हो, सबको बेदखल करेगी सरकार, और हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि 28 तारीख को प्रत्येक जिला स्तर पर जंगलों के निजीकरण के खिलाफ, मोहन यादव सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया जाए। जय आदिवासी। एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे आज बहुत सारे युवा, एक हमारे बदलाव वाले ने भाई ने कहा कि मैं पहले देश में था, फिर बाद में दूर हट गया।